इस वीडियो में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2022 के मॉक टेस्ट 1 के सोल्यूशन को देखेंगे और इसका डेमो पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवा दे रहे हैं जो है स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं। एक एक प्रश्न में कई सारे फैक्ट्स हमने संजोने का प्रयास किया है ताकि एक टेस्ट में आपको 3-4 टेस्ट का समायोजन मिल जाए। तो आइए चलिए तेज़ी से पढ़ लेते हैं। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना होगा टेस्ट सीरीज़ को, मॉक टेस्ट को, तो अभी लास्ट में एक नंबर दिया है 9453775039, व्हाट्सअप करके टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। ये पहला टेस्ट है पॉलिटी का आपका, तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है और दोनों भाषाओं में सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा, लेकिन वीडियो आपको सिर्फ हिंदी वाली मिल रही है, ठीक है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित कर रेगुलेट करने के लिए, इसीलिए तो इसका नाम रेगुलेटिंग एक्ट था कि करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। ये बिल्कुल सही है। इसने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। ये गलत है, क्योंकि बॉम्बे में नहीं बल्कि बंगाल प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसमें एलिजा एम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे, उनके साथ 2 अन्य न्यायाधीश भी थे। इसने बंगाल के राज्यपाल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया और उन्हें प्रमुख कार्यकारी शक्तियां प्रदान की। तो बंगाल के जो गवर्नर थे उनको गवर्नर जनरल बनाया गया, न कि भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो तीनों प्रेसिडेंसियों का वो गवर्नर जनरल बन गया था, बंगाल का जो गवर्नर था, ठीक, न कि भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल अस्तित्व में आया था 1833 के अधिनियम चार्टर एक्ट के बाद, ठीक है, जिसमें विलियम बेंटिंग पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो दूसरा तीसरा गलत है, पहला वाला सही है, ए वाला राइट आंसर है, ठीक है। इसमें जो बातें थी, यह ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने और विनियमित करने के लिए उठाया गया पहला कदम था। इसने पहली बार कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को मान्यता दी तथा इसने भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। केंद्रीय प्रशासन की नींव यहीं से थी, ध्यान रखिए, आता भी है। इसने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 1774 में, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीशों को शामिल किया गया। 2 अन्य न्यायाधीशों को, 3 नहीं। एक मुख्य न्यायाधीश थे, नहीं सही है, 3 अन्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे, और जो 3 अन्य जो इनके सहायक न्यायाधीश थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, CHL से याद रखिएगा तो आपको याद रहेगा, चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर, CHL। तो इसने कंपनी के अधिकारियों को किसी भी निजी व्यापार में संलग्न होने या मूल निवासी से उपहार या रिश्वत लेने से रोक लगा दिया। तो ये रेगुलेट इस तरह से किया गया था। राइट आंसर इसका ए होगा। दूसरा, 1833 के चार्टर एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और यह एक विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गई। आपको पता है, इसमें व्यापारिक जो एकाधिकार थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो समाप्त कर दिए गए थे पूरी तरीके से। तो पहला वाला तो राइट है। दूसरा, यह अनुबंधित सिविल सेवाओं में भारतीयों के रिजर्वेशन आरक्षण प्रदान करता है। ये गलत है। हालांकि इसने अनुबंधित जो सिविल सेवाएं थे उसमें भारतीयों को किसी भी प्रकार का रोक लगाने से मना करने की इसमें कोशिश की थी, लेकिन उसमें असफल रहे थे, ठीक है, इसमें असफल रहे थे। निदेशक मंडल ने अस्वीकार कर दिया था इनकी जो इस सुझाव को। तो दूसरा वाला बिल्कुल गलत है, पहला वाला ही राइट आंसर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1, ए वाला, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता की एक प्रणाली शुरू करने का प्रयास किया था और कहा था कि भारतीयों को कंपनी के अधीन कोई पद, कार्यालय और रोजगार प्राप्त करने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि इस प्रावधान को बाद में निदेशक मंडल ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण अस्वीकार कर दिया गया था। इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया और वह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को शामिल किया गया था? तो एक कानून सदस्य जो मैकाले, तो मैकाले को बनाया गया था इसमें एक कानून सदस्य। कौन सा था वो? 1833 चार्टर एक्ट, सी वाला राइट आंसर, ठीक है। तो गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानून सदस्य को शामिल करने के लिए चार्टर एक्ट 1833 के तहत प्रावधान किया गया था। लॉर्ड मैकाले
अधिनियम के तहत नियुक्त पहला कानून सदस्य था। गवर्नर जनरल को सभी कानूनों को संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग नियुक्त करने की भी सलाह दी गई थी। भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। संविधान सभा का गठन 1943 में क्रिप्स प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद किया गया था। देखिए, संविधान सभा का जो विचार था वो तो कई लोगों ने रखा था कई स्थानों पर, ठीक है, जिसमें बाल गंगाधर तिलक का भी नाम आता है, जिसमें महात्मा गांधी का भी नाम आता है, जिसमें नेहरू रिपोर्ट का भी नाम आता है। लेकिन इसका औपचारिक प्रतिपादन सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय, MN राय के द्वारा किया गया था। ठीक है, MN राय के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर MN राय होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, और मानवेंद्र नाथ राय ने एक प्रारूप तैयार भी कर लिया था संविधान का, जिसे बाद में जो महात्मा गांधी थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था, मना कर दिया था। ठीक है। संविधान सभा का गठन 1943 में क्रिप्स प्रस्तावों के अनुमोदन के बाद किया गया था, ये भी गलत है। हालांकि क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया गया था, पहली बार। ये पहला ऐसा प्रस्ताव था ब्रिटिशर्स की तरफ से, औपचारिक प्रस्ताव। लेकिन कैबिनेट में इसको अस्वीकार कर दिया गया था भारतीयों की तरफ से। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जो आता है, उसके सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? न तो 1 न तो 2, दोनों ही गलत हैं, डी वाला। तो MN राय ने 1934 में भारत की संविधान सभा का विचार रखा था, बाद में कांग्रेस ने इसकी मांग की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल भारतीयों से गठित एक स्वतंत्र संविधान सभा के इस दावे को गति मिली और इसे दिसंबर 1946 में गठित किया गया था। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा ने स्वतंत्र भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि वर्तमान में जो आप उद्देशिका देखते हैं, प्रस्तावना देखते हैं, इसके निर्माण की जो नींव थी, जिसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखा था और 22 जनवरी 1947 को इसको पारित कराया था। तो ये क्या था, इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है, उद्देशिका की बात नहीं हो रही। ध्यान रखिए, जब भी प्रश्न पढ़ेंगे तो बहुत अपना दिमाग पूरी तरह से ओपन करके। तो उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए आपको उद्देशिका नहीं, उद्देश्य प्रस्ताव पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या बातें थी उसमें। तो प्रस्ताव ने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। बिल्कुल सही है। आज जो आपको उद्देशिका में मूल सिद्धांत और दर्शन देखने को मिलते हैं, वो कहाँ था? प्रस्तावना, ये उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था। इस प्रस्ताव को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था, ये भी बिल्कुल सही है, सर्वसम्मति से स्वीकार किया था। इसमें अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों के लिए सुरक्षा उपायों को शामिल नहीं किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये शामिल था, इसीलिए आज हमको न्याय देखने को मिलता है, स्वतंत्रता की अवधारणा देखने को मिलती है और समानता के जो लक्ष्य हैं ये देखने को मिलते हैं। तो ये तीसरा वाला बिल्कुल गलत है, पहला दूसरा सही है। तो राइट आंसर बी होगा। दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शन को निर्धारित किया। इसमें संप्रभुता, गणतंत्र, मौलिक अधिकार, निदेशक सिद्धांत, गैर हस्तक्षेप आदि प्रमुख मूल्य और आदर्श शामिल थे। इसने प्रस्तावना में वर्णित आदर्शों को सुरक्षित करने की मांग की। इसने अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों और दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों का प्रावधान किया। इस संकल्प को 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा या संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। इसने संविधान को उसके बाद के सभी चरणों के माध्यम से आकार दिया। इसका संशोधित संस्करण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, भारतीय संघवाद की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघवाद क्या होता है, कल ही वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया था। सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी है। दूसरा, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को अकेले केंद्र सरकार द्वारा मनमाने ढंग से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारतीय संघवाद की बात, संघवाद क्या होता है कि शक्तियों का जो है बंटवारा होता है। एक से ज़्यादा शक्तियों की एक से ज़्यादा इकाई होती है, मतलब एक जगह शक्ति का केंद्रण नहीं होता है, शक्तियाँ वितरित होती हैं। जैसे भारत में है कि कुछ
अधिकतर शक्तियां मान लीजिए केंद्र को हैं, लेकिन कुछ शक्तियां राज्यों को भी हैं और राज्य उन शक्तियों का अबाध प्रयोग करते हैं जब तक कि आपात स्थितियां न हो। ठीक है। और हालांकि यहाँ पर एक विशेष व्यवस्था है कि केंद्र के निर्देशों का पालन सरकार को राज्य सरकारों को करना पड़ता है। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्य में कार्य करता है और इस तरह से हस्तक्षेप रहता है केंद्र का। लेकिन जो मूल भावना है संघवाद की वो यही है कि ये सब अपनी शक्तियों का अलग अलग और स्वायत्त रूप से प्रयोग करेंगे, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप किए बिना। ठीक है। लेकिन तो पहला वाला क्या है, सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और अधिकार की संवैधानिक गारंटी है, बिल्कुल सही है, जो केंद्र है। फिर राज्य है, हालांकि अब एक तीसरा स्तर भी बन गया है जो पंचायतें हैं हमारी। ठीक है, उनको भी स्वायत्तता मिली हुई है, वो भी जो शासन का है तीसरा स्तर अब माने जाते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण एक प्रकार से हो गया है। तो सबके लिए जैसे राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची बटा हुआ है सब, कि केंद्र के जो संघ सूची है उस विषय में कानून बनाएगा, राज्य सूची के विषय में कानून बनाएंगे और उससे संबंधित निर्णय लेंगे। और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों एक साथ बनाते हैं तो चूंकि केंद्र प्रबल होना भी चाहिए, ठीक है, तो संघ का जो कानून है वो मान्य होगा। संघ के लिए भाग 5, राज्यों के लिए भाग 6 इनके अधिकारों और इनके अस्तित्व की व्याख्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है। इनके क्या अधिकार होंगे, संघ कब अतिक्रमण कर सकेगा, इसके बारे में केंद्र राज्य संबंधों की बात की गई है। तो संवैधानिक गारंटी है, संविधान में ये सब है, संवैधानिक गारंटी दी गई है, कोई कानून या कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि ये संवैधानिक गारंटी है। संविधान में बताया गया है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। आपातकाल होगा तो उसकी भी सीमाएं निर्धारित की गई हैं। 2 सदन बनाए गए हैं, एक संसद में 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा ये राज्यों की सभा होती है, राज्यसभा ये राज्यों की सभा होती है, राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं, तो राज्य के हितों का ध्यान रखना इनका भी कार्य होता है। इस तरह से केंद्र सरकार एक तरफा रूप से केंद्र सरकार मनमाने ढंग से परिवर्तित नहीं कर सकती है राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों के विभाजन को। इसके लिए संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्णय को मान्यता, दोनों के निर्णय को समान महत्व दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही, 1 और 2 दोनों, सी वाला राइट आंसर होगा। तो कानून, कराधान और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में प्रत्येक स्तर का अपना अधिकार क्षेत्र है। उदाहरण के लिए भारत में राज्य पुलिस के मामलों में कानून बनाते हैं, राज्य जो है पुलिस के मामलों में कानून बनाते हैं, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। और केंद्र समग्र रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कानून बनाता है। स्तर एक दूसरे पर निर्भर हो सकते हैं, हालांकि पूरी तरह से नहीं, अन्यथा यह स्वायत्तता को समाप्त कर देता है। संविधान के मूल प्रावधानों को एक स्तर की सरकार द्वारा एक तरफा नहीं बदला जा सकता है। इस तरह के परिवर्तनों के लिए सरकार के दोनों स्तरों की सहमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो न सिर्फ दोनों स्तरों की सहमति, मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार इनके स्तर पर सहमति, बल्कि जो बड़े मामले हैं, बड़े परिवर्तन है, उसमें संसद के दोनों सदनों की सहमति आवश्यक होती है। और बहुत अगर राज्य प्रभावित हो रहा है, कोई विशेष राज्य या एक से अधिक राज्य, तो उसके लिए उन राज्यों की सहमति, उनके विधानमंडल की सहमति को भी आवश्यक बनाया गया है। इसीलिए संविधान संशोधन 368 में 2 प्रक्रियाएं हैं, एक तो विशेष बहुमत संसद में दोनों सदनों का, और दूसरा कुछ मामलों में दोनों सदनों का विशेष बहुमत तो चाहिए, आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय लोकतंत्र और संविधान के लोकाचार के खिलाफ है? तो धार्मिक असहिष्णुता, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये संविधान के लोकाचार के खिलाफ है, ऐसे प्रश्नों में कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, ये तो विघटन का कार्य करता है ना, एकीकरण, जो राष्ट्र की जो एकता की भावना है, अखंडता की भावना है, अखंडता को खंड खंड करता है। तो सी वाला राइट आंसर होगा। राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक जो प्रतिनिधित्व है उसका पालन किया जाता है, ये वाला, ये तो सही है। ठीक है, आनुपातिक जो प्रणाली है चुनाव की वो अपनाई जाती है राज्यसभा के सदस्यों और राष्ट्रपति के चुनाव में। धार्मिक विभिन्न सरकारी एजेंसियों के बीच शक्तियों का पृथक्करण है, जो हमने आपको अभी समझाया। ठीक है, शक्तियों को बांटा गया है। भारतीय परंपराओं की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है, तो ये तीनों ही सही है, केवल सी वाला राइट आंसर है वो गलत है। धार्मिक असहिष्णुता, मतलब धार्मिक असहिष्णुता ये लोकतंत्र और संविधान के लोकाचार के खिलाफ है।
राज्यसभा और राष्ट्रपति चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व का पालन किया जा रहा है। भले ही विधायिका और कार्यपालिका के बीच शक्तियों को पृथक नहीं किया गया है, लेकिन आरबीआई, सेबी और अन्य विभागों जैसे नियामक निकायों के कामकाज में शक्तियों का कुछ पृथक्करण होता है। धार्मिक असहिष्णुता न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता के लिए भी खतरा है। संविधान मौलिक कर्तव्यों के तहत वैज्ञानिक सोच के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। भारत में संसदीय सरकार की प्रमुख विशेषताएं, संसदीय शासन की, जो मंत्रिमंडलीय शासन होता है उसकी प्रमुख विशेषताएं पूछ रहा है। इनमें से कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं? विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, तो ये गलत होगा। ये अध्यक्षीय व्यवस्था में पाया जाता है, ऐसे अमेरिका में है, ठीक है। वहाँ पर जो विधायिका के सदस्य हैं वो अलग होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो संसद का सदस्य होगा वही मंत्री बन सकता है, वही कार्यपालिका के सदस्य बन सकता है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो विधायिका का सदस्य नहीं है और मंत्री बना दिया जाता है, तो 6 माह के भीतर अगर वो सांसद नहीं बन पाता है तो मंत्री पद फिर धारण नहीं कर पाएगा। तो पहला वाला गलत हो गया। दूसरा, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, तो विधायिका में मंत्रियों सदस्य जो मंत्री होते हैं विधायिका के सदस्य होते हैं, सही है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, ये भी सही है। अगर किसी मंत्री का प्रस्ताव गिर जाता है तो पूरी मंत्रिमंडल गिर जाती है। तो ये जो है तीसरा, पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, ठीक है। संसदीय प्रणाली विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच सहयोग और समन्वय के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली 2 अंगों के बीच शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रपति प्रणाली, या जिसको अध्यक्षीय प्रणाली कहते हैं, जो अमेरिका में पाई जाती है। अन्य प्रमुख विशेषताएं जो संसदीय प्रणाली की हैं, नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, जैसे हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। बहुमत दल का शासन, विधायिका के प्रति कार्यपालिका का सामूहिक उत्तरदायित्व, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व, निम्न सदन लोकसभा या विधानसभा का विघटन, है ना, ये सभी संसदीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। संसद निम्नलिखित प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान की बुनियादी संरचना, मूलभूत ढांचा का हिस्सा हैं। इनमें से क्या क्या हिस्सा हैं? देखिए, मूलभूत ढांचा, भारतीय संविधान में कहीं भी मूलभूत ढांचे का जिक्र नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में मूल ढांचे का सिद्धांत निकल कर आया। उसमें यह कहा गया कि मूल ढांचा क्या होगा ये न्यायपालिका जब व्याख्या करेगी संविधान की तो उसमें ये निर्णय देगी, और विभिन्न निर्णयों में न्यायपालिका ने इसकी व्याख्या की है और वर्तमान में भी करता जा रहा है मूल ढांचा। तो जो विभिन्न निर्णय हैं उसके परिणामी अगर स्रोत की बात करें तो व्यक्ति की स्वतंत्रता, गरिमा, समानता का सिद्धांत, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तर्कशीलता का सिद्धांत, ये सभी मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं संविधान के, जो संविधान से निकाले नहीं जा सकता है, इनमें बदलाव नहीं किया जा सकता है, नहीं तो संविधान की आत्मा समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए राइट आंसर चारों होगा, डी 1 2 3 4। तो भले ही बुनियादी संरचना का सिद्धांत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया था, फिर भी इसके द्वारा संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल तत्वों को परिभाषित या स्पष्ट किया गया है। संविधान में मूल ढांचे का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। निम्नलिखित संविधान के मूल ढांचे के अंतर्गत शामिल हैं: संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय राजनीति का सार्वभौमिकरण, लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक स्वरूप, संविधान का पंथ निरपेक्ष चरित्र, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, संविधान का संघीय चरित्र, राष्ट्र की एकता और अखंडता, कल्याणकारी राज्य, न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्रता और व्यक्ति की गरिमा, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन, मूल अधिकारों और निर्देशक तत्वों के बीच सामंजस्य और संतुलन, समानता का सिद्धांत, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान में संशोधन करने के लिए संसद की सीमित शक्ति, न कि व्यापक शक्ति, असीमित शक्ति, न्याय तक प्रभावी पहुंच, तर्कशीलता का सिद्धांत, अनुच्छेद 32, 136, 141, 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां, अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्तियां, ये सभी मूल ढांचे के अंतर्गत व्याख्यायित की गई हैं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। भारतीय संविधान के अनुरूप संबंध को प्रदर्शित करता है, अर्थात ऐसा कौन सा है इसमें ऑप्शन में जो भारतीय संविधान की तरह है, तो वो है
नियम पुस्तिका। भारतीय संविधान एक क्या है? नियम पुस्तिका है, आमुख है, ठीक है, एक नियम पुस्तिका है जो बताता है कि यहाँ के लोग कैसे रहेंगे, उनको क्या अधिकार होंगे, राज्य का क्या स्वरूप होगा, राज्य के क्या अधिकार होंगे, लोगों के क्या कर्तव्य होंगे, राज्य किन निर्देशों का पालन करेगा जब कानून को लागू करेगा, किस तरह की योजनाएं चलेंगी, राज्य के लक्ष्य क्या हैं, ठीक है, केंद्र और राज्य संबंध कैसे होंगे, ठीक, ये सभी चीज़ें जो हैं भारतीय संविधान तो एक प्रकार की नियम पुस्तिका है, सी वाला राइट आंसर है। इस तरह के प्रश्नों में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग ओपन रखेंगे, अपना माइंड ओपन रखेंगे तो हो जाएगा। तो भारतीय संविधान उन बुनियादी नियमों या कानूनों को निर्धारित करता है जिनका पालन सभी को करना होता है। ये कानून सरकार और जनता दोनों के लिए। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से जो प्रश्न आते हैं, अनुच्छेदों से मैक्सिमम प्रश्न आते हैं, बहुत सरल टाइप के प्रश्न होते हैं वो। लेकिन कुछ प्रश्न वो जो फंसते हैं, जो गलत होते हैं, वो इस तरह के होते हैं। आपके अनुच्छेदों से तो डायरेक्ट प्रश्न आएंगे तो आप कर ही लोगे आराम से। जो प्रश्न आपके फंसेंगे वो इस तरह के प्रश्न रहते हैं जो 2-3 पूछते हैं और वही गलत होते हैं आपके। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका तो गलत नहीं होंगे ये भी, ठीक। धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल किसके उल्लंघन पर लागू होता है? धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल किसके उल्लंघन पर लागू होता है? राज्य द्वारा धार्मिक गतिविधियों का समर्थन या सुविधा प्रदान करना, दूसरा राज्य का धार्मिक सुधारों में भाग लेना। तो दोनों ही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है दोस्तों ये होता है कि किसी एक धर्म को जानबूझ के बढ़ावा न देना, दूसरे धर्म को दबाना नहीं, या फिर राज्य अपना कोई धर्म घोषित न करे कि इस राज्य का, जैसे कि पाकिस्तान में है कि धर्म इस्लामिक देश कंट्री है, भारत अपना कोई राज्य धर्म घोषित नहीं करेगा। भारत सबको अपने अपने धर्म के अबाध रूप से मान्य आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन धर्म और राज्य को पृथक नहीं किया गया है भारत में। तो धर्मनिरपेक्षता पृथक नहीं करती राज्य को धर्म से। इसीलिए तमाम जो सुविधाएं हैं, चाहे वो हिंदू धर्म, चाहे हज यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना हो, हिंदू धर्म संबंधित जैसे मंदिर निर्माण का कार्य हो, इसमें राज्य का हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है। नरबली प्रथा, ये जो कि धार्मिक कुरीति थी, इसके अगेंस्ट सरकार ने कानून बनाया है, राज्य ने हस्तक्षेप किया है। 3 तलाक था, उसके अगेंस्ट कानून बनाया है। तो धर्म और राज्य अलग नहीं है, तो दोनों ही सही है, दोनों ही गलत हैं, उल्लंघन लागू नहीं होता है। राज्य और धार्मिक गतिविधियों का समर्थन या सुविधा प्रदान करना, राज्य का धार्मिक सुधारों में भाग लेना, ये दोनों हो सकते हैं, तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता तब लागू होगी जब राज्य अपना धर्म घोषित कर दे, एक धर्म को बढ़ावा दे, दूसरे धर्म को वो पूरी तरह से इग्नोर कर दे, तब धर्मनिरपेक्षता वहाँ पर लागू होगी, ठीक। तो या धार्मिक आधार पर भर्तियाँ निकालने लगे, IAS का एग्ज़ाम आया, इसी धर्म के लोग अब फॉर्म भर सकते हैं, वहाँ पे धर्मनिरपेक्षता लागू होगी, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा न तो 1 न तो 2। आप समझ गए होंगे। तो हज तीर्थयात्रियों को सुविधा प्रदान करना या मंदिरों मस्जिदों में श्राइन प्रबंधन बोर्ड का प्रबंधन करना धर्मनिरपेक्षता के भारतीय मॉडल का उल्लंघन नहीं है। 3 तलाक के मामले में अस्पृश्यता पर प्रतिबंध और राज्य का हस्तक्षेप स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि राज्य जरूरत पड़ने पर धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहेगा। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल धर्म और राज्य के कठोर पृथक्करण की मांग नहीं करता है। जैसे यूरोपीय तमाम कंट्रीज़ में आप देखोगे, इंग्लैंड सहित, तो वहाँ पे धर्म के मामलों में बिल्कुल राज्य का हस्तक्षेप ही नहीं है, लेकिन यहाँ हस्तक्षेप है क्योंकि यहाँ कुरीतियाँ हैं, हस्तक्षेप होना जरूरी भी था। इसी तरह का धर्मनिरपेक्ष मॉडल यहाँ अपनाया गया है। समाज में स्वतंत्रता की धारणा का तात्पर्य, स्वतंत्रता की धारणा, तो समाज में स्वतंत्रता, देखिए स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत धारणा है। क्या है? व्यक्तिगत अवधारणा है। जब स्वतंत्रता की बात होती है तो हम एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करते हैं, उसे हर तरह की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो बाहरी बाधाओं का अभाव ये बहुत ज़रूरी है। बाह्य बाधाएं नहीं रहेंगी तभी लोग अपने आप को विकसित कर सकेंगे, अपना विकास करने में सक्षम हो सकेंगे, सर्वांगीण विकास करने में। जो चाहेंगे, हम IAS बनेंगे, हम नेता बनेंगे,
हमको राष्ट्रपति बनना है, हमको प्रधानमंत्री, हमको मुख्यमंत्री बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वकील बनना है, सिपाही बनना है, दरोगा बनना है, फौज में जाना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, ठेकेदारी करना है, खेत बेचना है, तो कुछ भी स्वतंत्र व्यक्तिगत स्वतंत्रता है व्यक्ति को, तो बाहरी बाधाओं का अभाव है। परिस्थितियां जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, ये परिस्थितियां क्या होनी चाहिए? ये परिस्थितियां ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हमको मन किया कि हम खेत बेच करके करोड़पति बन जाएं, जैसे यहाँ पर एक धारणा है लोगों की, ऐसा हो भी रहा है, तो हम जा करके किसी के खेत में कब्जा करने उसकी ज़मीन बेच दें, तो यहाँ पे तो बाधा जरूरी हो जाती है। तो तर्कशील या तार्किक बाधा के साथ, तार्किक बाधा आवश्यक है। अगर तार्किक बाधाएं नहीं होंगी तो फिर व्यक्ति इतना ज़्यादा अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, सड़क पर लेट जाएगा, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, वो वाला काम हो जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए बाधा भी जरूरी है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सकते हैं, ये भी सही है। सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। देखिए, स्वतंत्रता एक व्यक्तिगत अवधारणा है, सामूहिक नहीं। व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाना, यह स्वतंत्रता की अवधारणा होती है, न कि सामूहिक रूप से। तो पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है। 1 और 2 राइट आंसर होगा इसका बी। स्वतंत्रता के दोनों पहलू बाहरी बाधाओं की अनुपस्थिति के साथ साथ परिस्थितियों का अस्तित्व जिसमें लोग अपनी प्रतिभा विकसित कर सकते हैं, महत्वपूर्ण है। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सभी सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक बाधाओं के साथ अपनी क्षमता विकसित करने में सक्षम बनाए। स्वतंत्र होने के लिए एक व्यक्ति को सामूहिक निर्णय लेने के समर्थन के साथ व्यक्तिगत रूप से निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए, जिसमें कोई एक व्यक्ति दूसरे पर हावी न हो। तो सामूहिक समर्थन की जरूरत तो होती है, लेकिन सभी निर्णय लिए जाएं सामूहिक रूप से, ये अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा है सभी निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, गलत है। हम अपने भविष्य के बारे में, विवाह के बारे में, प्रेम के बारे में या लक्ष्य के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होने चाहिए, तब स्वतंत्रता उसको पूर्ण कहा जाएगा। ठीक, हाँ, सामूहिक विचारों की हम समर्थन कर सकते हैं, लेकिन अंततः व्यक्तिगत निर्णय ही प्रभावी होना चाहिए। व्यक्तिगत निर्णय में उसमें कोई बाधा नहीं उत्पन्न होनी चाहिए उस सामूहिक निर्णय से। भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 44वें संविधान संशोधन ने उद्देशिका में 3 नए शब्द नामतः समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़े थे, दोनों ही सही है। तीसरा है उद्देशिका विधायिका की शक्ति का स्रोत है। सॉरी, ये 42वां संविधान संशोधन होना चाहिए ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे तीनों शब्द। भारतीय संविधान की उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, पहला सही, दूसरा गलत। तीसरा है उद्देशिका विधायिका की शक्ति का स्रोत है। उद्देशिका स्रोत नहीं है शक्ति का। उद्देशिका एक आमुख है, ये उन दर्शन और लक्ष्यों की व्याख्या करता है जो संविधान में निहित है। ये बताता है कि संविधान कैसा होगा। संविधान की जन्म पत्री है, कुंडली है या कुंजी है। जानना हो कि संविधान में क्या क्या है, क्या क्या होना चाहिए, तो हम अपनी उद्देशिका को देख सकते हैं। तो शक्ति का स्रोत उद्देशिका नहीं है। ठीक है, तो राइट आंसर ए 1 ओनली। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बेरोजगारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, संविधान का अंग है। आप रात 8 बजे वाला वीडियो जरूर देखा करिए। सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। जो हमारे छात्र हैं फाउंडेशन बैच के और प्रीलिम्स के, वो बताएंगे कि जितना चीज़ें हमने बताई क्या आप इजीली सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। बेरोजगारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले के निर्णय को निरस्त कर दिया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि बेरोजगारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। केशवानंद भारती मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक, ये दोनों बातें केशवानंद भारती मामले में कही थी। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा?
अच्छा, कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो दोनों ही सही नहीं। ये भी बहुत बड़ा मैटर है कि परीक्षा में प्रश्न पढ़ने के बाद आप ये बहुत अच्छे से पढ़िए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है पूछ रहा है, तो दोनों ही सही नहीं है। ठीक है, तो बेरूबारी संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, चलिए तो डिस्कस कर ही चुके हम। प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है 42वें संविधान संशोधन में, ठीक है ना, 1976 में 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह न्यायोचित है और इसके प्रावधान कानून के द्वारा लागू करने योग्य हैं। ये गलत है। नंद गोपाल गुप्ता वाले में ये कहा गया था कि ये न्यायोचित नहीं है, मतलब इनको लागू नहीं करवाया जा सकता, ये प्रवर्तनीय नहीं है न्यायालय में। तो पहला वाला सही है, दूसरा गलत है। राइट आंसर ए होगा। तो उद्देशिका में ध्यान रखिएगा, नंद गोपाल गुप्ता वाले केस में 1952 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये इसको लागू नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, नंद गोपाल, ये केस आपको याद रखना है, नंद गोपाल बनाम भारत संघवाद 1952, नहीं सॉरी 1957 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ये प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है, अर्थात कहाँ पे सबसे पहले धन विधेयक प्रस्तुत किस सभा में किया सकता है, तो केवल लोकसभा में। राइट आंसर होगा। तो संविधान का अनुच्छेद 109 के अंतर्गत धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। धन एवं वित्त से संबंधित विधेयकों पर लोकसभा को अनन्य शक्ति प्राप्त है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा को बहुत सीमित अधिकार या न के बराबर अधिकार प्राप्त हैं। इस संबंध में राज्यसभा विधेयक बिल को प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के भीतर लोकसभा को लौटाना होता है। राज्यसभा विधेयक में संशोधन करने के लिए सुझाव दे सकती है, परंतु इसे स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा पर ही निर्भर करता है। राज्यसभा इसको अस्वीकार नहीं कर सकती है। भारत में कौन सी प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति शासन प्रणाली, अर्धराष्ट्रपति शासन प्रणाली, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। तो भारत में संसदीय प्रणाली है, ये वाला राइट आंसर है। ठीक है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में 2 प्रकार की सरकारें स्थापित की जा सकती हैं, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार। भारत में संसदीय प्रणाली है, इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जिसको वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, इसमें एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण की प्रक्रिया आदि ब्रिटेन से लिए गए हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? ऑप्शन है, सदन द्वारा नामित सदस्य, लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा, तो यदि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदनों की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? अब यहाँ पे रिक्त पद का प्रयोग किया गया है। क्या? रिक्त, अनुपस्थित नहीं लिखा है। तो आप जब बेयर एक्ट पढ़ेंगे, बेयर एक्ट जरूर पढ़िए, कुछ चीज़ों जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं उसके लिए। ठीक है, तो बेयर एक्ट में देखेंगे एक जगह दिया है रिक्त, एक जगह दिया है अनुपस्थित। तो जब रिक्त होगा अध्यक्ष का पद, उपाध्यक्ष का पद, तो उसके लिए सदन द्वारा नामित सदस्य, सदन अपने में से सदस्यों में से चुनाव करेगा कि कौन अध्यक्षता करेगा। अनुपस्थित रहने पर ये जो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन का जो पैनल होता है, जिसमें अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं, वो भी सदस्य ही होते हैं, सदस्यों में से ही इस पैनल के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। स्पीकर चुनता है उनको पैनल में अपने। तो इसके लिए राय मांगता है विभिन्न जो पार्टी होती हैं उनसे, दोनों पक्षों से, पक्ष विपक्ष दोनों के लोग होते हैं इसमें। जैसे इसमें मीनाक्षी लेखी हैं, ठीक है, और इस तरीके से इन 10 सदस्यों में अगर अनुपस्थित रहते हैं अध्यक्ष उपाध्यक्ष, तो इन 10 सदस्यों में से कोई एक सदस्य या प्रथम सदस्य या जो वरिष्ठ सदस्य है वो अध्यक्षता करेगा। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है रिक्त पद, है ना, रिक्त, तो रिक्त है तब फिर सदस्य चुनाव करेंगे। तो ए वाला राइट आंसर होगा इसका। तो लोकसभा अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता एवं सदन की कार्रवाई का संचालन करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। यदि दोनों पदाधिकारी अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा अपने सदस्यों में से एक सदस्य को अध्यक्ष चुन लेती है, लेकिन
यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ रिक्त लिख दीजिएगा, क्योंकि प्रश्न रिक्त पूछा है, अनुपस्थित नहीं पूछा है। अनुपस्थित होने पर सी वाला राइट आंसर होता, और यहाँ पे क्या है, रिक्त है, तो इसलिए उत्तर इसका क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक, अगर रिक्त के स्थान पे अनुपस्थित दिया होता तो उत्तर चेंज हो जाता, तब सी वाला राइट आंसर हो जाता। तो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा अब भी, हालांकि हमने समझा दिया है आपको। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? तो भारत में कानून निर्माण किसके हाथ में होता है? तो आपको पता है कि विधेयक दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब हस्ताक्षर कर देता है तब वो लागू हो पाता है, तब अधिनियम समझा जाता है। तो इसका मतलब राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों की भूमिका होती है। सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? राइट आंसर अटॉर्नी जनरल, जो महान्यायवादी होते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्र केंद्र या भारत के सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी इनको माना जाता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अपने पद से उसे हटाया जाता है किसके द्वारा? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर। तो इसकी जो हटाने की कार्रवाई होती है वो ठीक वैसी होती है जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को जिस तरह से हटाया जाता है, वही प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा कि जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, और उसे उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक, भारत सरकार के प्रथमता सारणी, जो वरीयता श्रेणी है, वरीयता क्रम है, उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? वरीयता क्रम एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न अभी जल्दी बनता नहीं, लेकिन बनेगा जरूर। ठीक, तो नए प्रश्न में ही आप उलझते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये ऊपर आते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश से। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर वरीयता क्रम जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, अपने राज्य में भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। भारत का मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष वरीयता क्रम में समकक्ष हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, समकक्ष भी पूछ सकता है। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था? किया गया था क्यों? क्योंकि ये प्रावधान अब समाप्त कर लिया गया है, हटा दिया गया अब। तो राइट आंसर क्या है इसका? अनुच्छेद 331, बी वाला राइट आंसर है। ठीक, अच्छा, राज्य विधानसभा दिया है तो अनुच्छेद 333 होगा इसका राइट आंसर। लोकसभा में पूछा होता तब 331 होता। राज्य विधानसभा, यहाँ पर एक एक वाक्य, एक एक शब्द पढ़ना बहुत आवश्यक है। राज्य विधानसभा तो अनुच्छेद 333। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार अनुच्छेद 170 में किसी बात की होते हुए भी यदि किसी राज्य के राज्यपाल की यह राय है कि उस राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक है और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह उस विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य नाम निर्देशित कर सकेगा। लेकिन वर्तमान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन का मनोनयन समाप्त कर दिया गया है। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? लोकसभा का कोरम 1/10। ठीक है, राज्यसभाओं का, राज्य विधानसभाओं का कोरम हमने आपको बताया है कि 1/10 या 10, जो भी अधिक हो। ठीक, जो भी अधिक हो। तो लोकसभा का कोरम क्या होगा? अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु भी यही सदस्य संख्या मान्य है। जो मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा उसी को मिलेगा जिसकी सदस्य संख्या कम से कम 1/10 हो। केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो इसमें प्रारंभिक या मूल अधिकारिता प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय में डायरेक्ट ये मामला जाता है, तो सी वाला राइट आंसर है। मूल अधिकारिता या प्रारंभिक अधिकारिता होती है कि प्रारंभ में ही इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का हमको अधिकार है, वहां पर यह मामला ले जाने का अधिकार है। तो सी वाला राइट आंसर है इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत। अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच
एक और भारत सरकार व राज्य या राज्यों तथा दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच। और तीसरी कंडीशन है कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों का निर्णय करने का अधिकार है। यह इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो वह अधीन होता है किसके? जब किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश प्रशासनिक हैसियत से काम करता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में से किसी रिट अधिकारी का रिट अधिकारिता के अंतर्गत ही जो उच्च न्यायालय है अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखता है, प्रशासनिक हैसियत के तौर पर काम करता है। तो अनुच्छेद 226 में जिसका वर्णन है तो ए वाला राइट आंसर होगा। ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। जिला न्यायाधीश देखिए दोस्तों, जो आप भाग 6 पढ़ते हो उसमें अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में वर्णन है। अधिकरण के बारे में वर्णन भाग 14 के क में है। तो इजीली आप यहाँ पर अपने सही जवाब तक पहुँच सकते हो। राइट आंसर क्या होगा? अधिकरण न्यायाधीश। ठीक है। तो भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश अभिव्यक्ति के अंतर्गत सम्मिलित नहीं होगा। कौन नहीं होगा? अधिकरण न्यायाधीश। बाकी सब होंगे। कौन कौन आता है? संविधान के अनुच्छेद 236 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के अंतर्गत आने वाले पदों का विवरण है जो इस प्रकार है: नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, ये सभी आएंगे इसके अंतर्गत। इसके अलावा जो सेशन जज होते हैं, जो सत्र न्यायाधीश होते हैं और उनके समकक्ष अपर सत्र न्यायाधीश और सहायक सत्र न्यायाधीश जो उसके बाद का क्रम होता है, ये सभी अधीनस्थ जो जिला न्यायाधीश पद है उसके अंतर्गत आते हैं। भारत में राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल हो या फिर राष्ट्रपति हो, कितनी आयु है? 35 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो उत्साधन या उनको निर्मित करने का अनुच्छेद 169 में दिया गया है प्रावधान। तो अनुच्छेद 169 के अंतर्गत संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्साधन करने का अधिकार दिया गया है। राज्य अनुच्छेद 168 का संबंध राज्यों के विधानमंडलों के गठन से तथा अनुच्छेद 170 का संबंध विधानसभाओं की संरचना से है। राज्य विधानमंडल के संबंध में संविधान के भाग 6 के अध्याय 3 में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 169। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था? कई बार पूछा जा चुका है, तो सी वाला होगा, केरल। परिसीमन का शब्द अर्थ एक देश या प्रांत में जिसमें विधायी निकाय है प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं या सीमा रेखा को निश्चित करने का कार्य या प्रक्रिया से है। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के पश्चात संसद विधि द्वारा परिसीमन अधिनियम को अधिनियमित करती है। परिसीमन आयोग लोकसभा एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का निर्धारण करता है। वर्ष 2002 में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग बना। ध्यान रखिएगा, इससे पहले 1952, 1963 एवं 1973 में बना, लेकिन वर्ष 1973 में परिसीमन रोक दिया गया था, जो 2001 की जनगणना तक ठप रहा। केरल वह पहला राज्य था जिसने परिसीमन के अधीन मतदान कराया था। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए अंतिम सत्ता है? देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग दे दिया है ये प्रश्न, मेरे अनुसार ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अनुच्छेद जब 191 और 192 पढ़ेंगे तो वहाँ आपको क्लियर होगी ये चीज़। इसको अभी टेक्निकली आप लोग सही कर लीजिएगा। दो चीज़ें हैं, एक तो ये है कि अनुच्छेद 191 के क्लॉज 1 में जो बातें कही गई हैं निरर्हता के लिए, और क्लॉज 2 में जो बात कही गई है वो अलग अलग है। क्लॉज 1 में जो बातें हैं उस पे जब निर्णय लेना होगा तो अंतिम सत्ता राज्यपाल होगी, राज्यपाल का अंतिम विनिश्चय होगा। उसमें राज्यपाल जो निर्वाचन आयोग है उससे सलाह लेगी, उससे राय लेगी, और निर्वाचन आयोग राय देती है जो उसको मानने के लिए राज्यपाल बाध्य होंगे, लेकिन निश्चय अंतिम राज्यपाल का होगा।
दूसरी जो बात है वो दल बदल के संबंध में है। जो दल बदल कानून आया 1985 में, जिसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उस आधार पे अगर निर्णय लेना होगा तो अंतिम निर्णय उसमें जो स्पीकर होगा वो लेगा। सेम यही बात केंद्र में भी है, संसद में भी है, लागू होती है निरर्थता संबंधी अंतिम निर्णय। जो क्लास 1 है उस संदर्भ में कौन लेगा? वो राष्ट्रपति लेगा। निर्वाचन आयोग की राय होगी उसमें, राष्ट्रपति विनिश्चय अंतिम होगा, सत्ता अंतिम है वो निर्णय लेने वाली। लेकिन दल बदल संबंधी जो अंतिम निर्णय है वो स्पीकर के हाथ में है, लोकसभा स्पीकर लेगा उसमें। तो यहाँ भी वही सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं है कि 191 का 1 पूछ रहा है या 191 का 2 पूछ रहा है। और ऑप्शन में दोनों है, राज्यपाल भी है, विधानसभा का स्पीकर या अध्यक्ष भी है। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके लिए होगा वो होगा राज्यपाल। ठीक है, वो राज्यपाल होगा। लेकिन इसमें दोनों ही उत्तर मान लिए जाएंगे अगर ऐसा प्रश्न आया, कभी कभी ऐसा आ जाता है। प्रावधानों में थोड़ी बहुत टेक्निकलिटी है जिसको कभी कभी एग्जामिनर भी नहीं समझ पाते हैं, जिससे ये क्वेश्चन क्रिएट करते समय नहीं समझ पाए। लेकिन अभी इसका आंसर आप दोनों मानिएगा, ए और बी। जो बी लगाए हैं वो भी सही है, जो इन्होंने ए लगाया वो भी सही है। दो बातें हैं, 1 में विनिश्चय कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। दूसरे वाले में दल बदल वाला जो सिस्टम है उसमें निर्भरता घोषित करेगा कौन? वो करेगा आपका स्पीकर। ठीक है, विधानसभा का जो स्पीकर होता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए किसी सहमति की राज्य सरकार की आवश्यकता नहीं है। तो बिना किसी राज्य की सहमति के ही अनुच्छेद 253 के तहत संसद को भारत के किसी भाग में अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो संसद को ये अधिकार है। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा किया गया था, जबकि अशोक मेहता समिति द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज प्रणाली का प्रस्ताव पेश किया गया था। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है। ग्राम सभा किसके लिए कही जाती है? किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों से किसी गांव की सारी आबादी को, सारी आबादी में बाहर के भी लोग हो सकते हैं जिनका मतदाता सूची में नाम न हो, तो ऐसे लोग नहीं होंगे। तो पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल, जो निर्वाचक मंडल होते हैं, ठीक है, जिनका मतदाता सूची में नाम होता है, वो सभी ग्राम सभा के अंतर्गत आएंगे। तो 34 का सी वाला राइट आंसर होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है, जो 200 या उससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में पंचायत राज प्रणाली, देखिए मैं इसलिए फास्ट चल रहा हूँ ताकि कम समय में ये आपका ख़त्म हो जाए टेस्ट, क्योंकि अगर एक एक प्रावधानों पे डिस्कस करेंगे तो समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। पॉलिटी के जो यह प्रावधान है उसको देखने के लिए आप जरूर, जैसे मैंने अभी स्पीकर वाला और राज्यपाल वाला बताया, तो आप आर्टिकल जरूर देखिए इससे संबंधित। आर्टिकल 102 देखिए, 101 देखिए, इसी तरह 103 देखिए, आर्टिकल 191 देखिए, 192 देखिए। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी वहाँ से। भारत में या तो क्लासेस देखिए जो इससे संबंधित हमने दी हैं। भारत में पंचायत राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? तो पंचायत राज प्रणाली अनुच्छेद 40 में है। गांधीवादी ये सिद्धांत है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिए गए अनुच्छेद 40 के निर्देशों के अंतर्गत प्रारंभ की गई। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें स्वायत्त शासन की शक्ति प्रदान करने के लिए कदम उठाने का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये तीनों तो संवैधानिक है। ये संवैधानिक निकाय जो कि खत्म हो चुकी है, इसके स्थान पर नीति आयोग
कभी कभी योजना आयोग भी अभी हाल ही में कई परीक्षाएं दी, लेकिन योजना आयोग अभी तक विकल्प में चल रहा है, तो योजना आयोग भी दे सकता है। तो परामर्शदायी निकाय था ये, न कि संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका संविधान के किसी अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया जाए। तो डी वाला राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं होता है, यही गलत है, बाकी तीनों सही हैं। तो गठन इसका 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के बदलते ही जो नया प्रधानमंत्री बनेगा वो इसका अध्यक्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है, जिस तरह से योजना आयोग में होता था। भारत के राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, इसको अधिकार है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने का। अनुच्छेद 324। भारत में मतदान की मतदाता सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी किसकी है? तो वही निर्वाचन आयोग की। ठीक है, चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग की। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता या आदर्श आचार संहिता किसकी देन है? तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में निर्दिष्ट जो नियम है वहाँ से इसका जन्म हुआ है। तो संविधान के अनुच्छेद 327 के अंतर्गत इस अधिनियम को संसद द्वारा पारित किया गया था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम को। यह संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव का संचालन प्रदान करता है। यह अधिनियम चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है, और यही दिशा निर्देशों ने चुनाव आचार संहिता का रूप ले लिया है। तो डी वाला राइट आंसर होगा। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? तो मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार है ना, इसमें कोई स्पेसिफिक वर्ड नहीं है। मत देने का अधिकार, और हर आयु वर्ग निश्चित की गई, जैसे 18 वर्ष वर्तमान में है, तो 18 वर्ष या उससे अधिक के कोई भी जो वयस्क हैं वो मत दे सकते हैं। इसको सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भी कहते हैं, जो भारत में अपनाई गई है ना। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि किसी विशेष क्षेत्र में ही मत देने का अधिकार हो। मत देने का अधिकार, मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार। तो बी वाला राइट आंसर है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में मताधिकार का तात्पर्य वोट देने से है। स्वतंत्रता पश्चात भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदाता की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन में यह विहित किया गया कि मंत्रिपरिषद लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 2003 में, 91वां संविधान संशोधन था। ए वाला राइट आंसर है। ठीक है, तो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया है। इसका उद्देश्य दोषियों को लोक पद धारण करने से रोकना तथा दल बदल कानून को मजबूती प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत भारत संघ में सिक्किम को सम्मिलित किया गया? ध्यान रखिएगा, भारत संघ में सिक्किम को पूरी तरह सम्मिलित कब किया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन। हालांकि 35वें संशोधन के माध्यम से सिक्किम संरक्षण सिक्किम का प्राप्त हो गया था भारत को, लेकिन पूरी तरह से जो संघ में सम्मिलित हुआ सिक्किम, अर्थात भारत का एक अभिन्न राज्य बना, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के माध्यम से। तो बी वाला राइट आंसर है इसका। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले राज्यसभा के सदस्यों की संख्या को निर्धारित किया गया है? तो अनुसूची 4 में है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। ठीक, तो राइट आंसर डी। तो विभिन्न राज्यों तथा संघ क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। इस अनुसूची का संबंध अनुच्छेद 244 अनुच्छेद 244 से है। तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन, और 6ठी अनुसूची असम, मेघालय आदि राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर चौथी अनुसूची है। ठीक है,
अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द में शामिल है। देखिए अनुच्छेद 12 के तहत राज्य शब्द जब हम आपको मूल अधिकार में जब मूल भाग 3 में जाएंगे तो पहला जो अनुच्छेद मिलता है वहाँ अनुच्छेद 12 मिलता है, जिसमें राज्य का वर्णन है। राज्य शब्द का अर्थ पहले बहुत सीमित अर्थों में लिया जाता था। शुरुआत में कुछ निर्णय आए थे, न्यायालय जो की व्याख्या करता है अनुच्छेदों की, जहाँ पर स्पष्टता नहीं होती है। धीरे धीरे कई न्यायिक निर्णयों में ये जो व्याख्या आई अभी वर्तमान में है वो बहुत व्यापक हो चुकी है। तो सरकार के प्राधिकार का, सरकार की यहाँ तक कि सुविधाओं का भी जो प्रयोग कर रही हैं संस्थाएं, उनको भी न्यायालय ने अपने निर्णयों में जो जनता के अधिकार को प्रभावित करते हैं ऐसे संस्थाओं को, चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो पूरी तरह से, लेकिन सरकार की तरफ से वो पब्लिक इंटरेस्ट में काम कर रही हैं, तो उनको भी न्यायालय के निर्णयों में राज्य माना गया है। तो राज्य की परिभाषा बहुत ही व्यापक है। तो इसमें जो है सभी लगभग आ जाएंगे। जब भी प्रश्न आएगा, आप अगर डाउट होगा तो सभी को सही मानिएगा। तो भारत की सरकार और संसद, नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली कोई भी निजी एजेंसी, राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाली कोई भी निजी एजेंसी। तो तीनों ही राइट आंसर होंगे, राइट आंसर। ठीक है। तो मौलिक अधिकारों से संबंधित विभिन्न प्रावधानों में राज्य शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए अनुच्छेद 12 ने भाग 3 के प्रयोजनों के लिए शब्द को परिभाषित किया है। इसके अनुसार राज्य में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन? भारत की सरकार। देखिए ऐसा क्यों किया गया है, ये पढ़ लीजिएगा। ऐसा क्यों किया गया, इतनी व्यापक परिभाषा न्यायालय को देने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी क्योंकि राज्य पर तो प्रतिबंध हैं तमाम तरह के, लेकिन राज्य निजी निकायों के माध्यम से ऐसे कार्य करवा सकती थी जिनसे जनता के अधिकार प्रभावित होते। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए न्यायालय ने कहा अच्छा ठीक है, अब राज्य की सीमित परिभाषा नहीं होगी, राज्य की परिभाषा हम इसको व्यापक करेंगे। इसके अंदर निहित ये भी है, ये भी है, ये भी। इस तरह से क्या हुआ, जो व्याख्या है उसने इतनी व्यापक आज राज्य की परिभाषा कर दी है कि उसके अंतर्गत जो उसका विस्तार जो है होता चला जा रहा है ना। तो उन सभी वादों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, जिन जिन वादों में ये चीज़ें दी, तो उनको एक विषय के अंतर्गत जब हम वीडियो में डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्र राज्य का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? राष्ट्र राज्य के बारे में हमने बताया है। तो राष्ट्र राज्य, राष्ट्र में सांस्कृतिक तत्व आता है। राज्य एक भौगोलिक तत्व है, अमूर्त तत्व है, जिसमें 4 चीज़ें शामिल हैं: जनसंख्या, भूगोल, सरकार और संप्रभुता। ये 4 चीज़ें हैं। जबकि राष्ट्र ये सीमा, ये भौगोलिक सीमा की बात नहीं करता, ये संस्कृति की बात करता है। तो हो सकता है भारत पाकिस्तान अलग अलग राज्य हों, लेकिन इनकी संस्कृति मेल खाती हो तो ये एक राष्ट्र कहे जाएंगे, है ना। तो राष्ट्र की अवधारणा बहुत व्यापक है। राष्ट्र पूरा एक विश्व भी राष्ट्र हो सकता है। जैसे योग के मामले में देखा जाए, सभी ने अपना लिया तो उस मामले में पूरा विश्व एक राष्ट्र बन जाता है। तो कोई भी राजनीतिक इकाई, हालांकि इसको भी हम विषय अंतर्गत पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, हमने पढ़ाया है जो फाउंडेशन बैच में, आप लोग देखिएगा। राष्ट्र राज्य की अवधारणा पहली ही क्लास में बताई है। कोई भी राजनीतिक इकाई, कोई भी निकाय जिसका संविधान इसे नियंत्रित करता है, एक बड़े भौगोलिक विस्तार वाला राष्ट्र। एक कानूनी या राजनीतिक इकाई जो एक सांस्कृतिक और सामाजिक इकाई भी है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य से जब राष्ट्र शब्द जुड़ जाता है तब यह राज्य राष्ट्र राज्य कहलाता है। ठीक है। राष्ट्र शब्द द्योतक है सांस्कृतिक का, राज्य शब्द द्योतक है जो हमने बताई 4 अनिवार्य तत्व इसमें होने चाहिए तभी राज्य होगा। और जब राज्य राष्ट्र मिल जाता है, मतलब संस्कृति भी मिल जाती है भूगोल से, एक निश्चित भौगोलिक सीमा से, निश्चित जनसंख्या से, निश्चित सरकार से और संप्रभुता से, तब ये राष्ट्र राज्य कहलाता है। तो डी वाला राइट आंसर है। एक राष्ट्र केवल सामाजिक सांस्कृतिक इकाई को संदर्भित करता है। तो ये एक राष्ट्र, पूरा विश्व भी एक राष्ट्र हो सकता है, वही मैंने बताया। लोगों का एक संघ जिसे सांस्कृतिक और भाषाई रूप से पहचाना जा सकता है। यह अवधारणा अनिवार्य रूप से औपचारिक राजनीतिक संघों पर विचार नहीं करती है, लेकिन राज्य एक औपचारिक संस्था है। राज्य एक कानूनी राजनीतिक इकाई को संदर्भित करती है जिसमें 4 तत्व होते हैं: स्थायी आबादी, क्षेत्र या भूगोल, एक सरकार और अन्य राज्यों से संबंध स्थापित करने की क्षमता या संप्रभुता। ठीक है, बिना किसी बाह्य दबाव के। अब दोनों का संयोजन हो जाएगा तो राष्ट्र राज्य कहलाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है। दूसरा है, राष्ट्रपति को एक निर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य की सीमाओं को बदलने वाले विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना होता है। तीसरा है, राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य होता है।
अभी शायद कल ही मैंने ये क्लास ली थी ना, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र में, तो उसमें हमने अनुच्छेद 3 आपको अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा। हालांकि उसका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ कि किसी भी राज्य का, नए राज्य का निर्माण करना है अनुच्छेद 3 के तहत, उसकी सीमाओं में, उसमें नाम में परिवर्तन करना है, कोई भी ऐसा निर्णय लेना है, तो राष्ट्रपति इसकी शुरुआत करेगा। वो प्रस्ताव राष्ट्रपति लाएगा सबसे पहले, अनिवार्यता फर्स्ट है। ये जो प्रस्ताव है वो राज्य को भेजा, जो राज्य विधानमंडल है, संबंधित राज्य विधानमंडल जो उस निर्णय से प्रभावित हो रहे हैं, एक या एक से अधिक होंगे, तो उनको भेजा जाएगा। उनकी राय के लिए एक निश्चित समयावधि दी जाएगी, इस समय पर आप हमको अपना निर्णय लेकर बताइए कि हाँ या नहीं। और राज्य विधानमंडल बेचारा क्या करेगा, वो हाँ कहेगा तब भी, ना कहेगा तब भी, इसकी राय कोई मायने नहीं रखती है। बस एक बात कह गई है कि हाँ, इसमें निर्णय में राज्यों को शामिल किया जाए। एक प्रकार से हाँ कहते हैं तो भी, ना कहते हैं तो भी, समयावधि बीत जाने के बाद ये विधेयक बन जाएगा। तो ये प्रस्ताव जब विधेयक बन जाएगा तो दोनों सदनों से अलग अलग, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से अलग अलग, इसका साधारण बहुमत से पारित होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति इस पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। इसको लौटा नहीं सकता, मना नहीं कर सकता, क्योंकि प्रस्ताव की शुरुआत ही राष्ट्रपति ने की है। तो ये है पूरी कहानी अनुच्छेद 3 की। ठीक, तो अब देख लीजिए कौन सा आंसर सही है। तो किसी भी राज्य की सीमाओं को बदलने वाला विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश से ही संसद में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपने विचार व्यक्त करने के लिए राज्य की सीमाओं को बदलने वाले विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को संदर्भित करना होता है, वही मैंने बताया, सही है। राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल के विचारों से बाध्य होता है, मैंने कहा ना, हाँ नहीं कोई मतलब नहीं है उसका, तो तीसरा वाला गलत है, तो 1 और 2 सही है। ठीक है, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। वही सब चीज़ें हैं लिखी हुई हैं जो मैंने बताई। भारतीय संविधान के तहत एक व्यक्ति जो स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है वह अब भारतीय नागरिक नहीं रह जाता है। भारत का एक प्रवासी नागरिक, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जिसको कहते हैं, अपनी भारतीय नागरिकता खो देता है यदि वह किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन करता है, चाहे वह घरेलू हो या विदेशी क्षेत्र में हो। तो बहुत स्पष्ट इसका उत्तर आपको मिलेगा नागरिकता वाला प्रावधान जब आप पढ़ेंगे। पहला वाला तो सही है कि स्वेच्छा से अगर अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है। अब इसी को आप को रिलेट यहाँ से कर दीजिए, OCI जो होता है वो भारत का नागरिक नहीं होता है, ये किसी अन्य देश का ही नागरिक होता है, तो नागरिकता खत्म होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो दूसरा वाला गलत है, पहला वाला सही है, ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में नागरिकता से संबंधित स्थायी और विस्तृत प्रावधान हैं। तो कोई प्रावधान स्थायी नहीं है, ठीक है, कोई प्रावधान स्थायी नहीं है और न तो कोई बहुत ज़्यादा विस्तृत है। तो ये वाला जो है बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं गया है, आप देखेंगे अगर बेराइट पढ़ेंगे तो एक एक दो दो लाइन में सारी चीज़ें दी गई हैं। तो न तो स्थायी है कोई, न तो विस्तृत है, उसमें परिवर्तन, स्थायी मतलब होता है परिवर्तन ही ना हो, तो परिवर्तन होते रहते हैं। तो पहला वाला तो गलत है बिल्कुल भी। दूसरा है, संविधान में नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति संबंधी प्रावधान नहीं है, बिल्कुल सही है, इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को इस पर कानून बना, जैसे नागरिकता संशोधन अधिनियम, नागरिकता अधिनियम, इस तरह से संसद कानून बनाती है, इसके लिए उसको प्राधिकृत कर दिया गया है। तो ये भी सही है, दूसरा सही है, पहला वाला गलत है। एक और है, एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में पुनर्वास कर भारत लौट आया, वह भारतीय नागरिक नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ कठोर नहीं दिया गया है इसमें। तो उसके लिए भी प्रावधान है, वो बन सकता है नागरिक, अप्लाई कर सकता है और बन सकता है। ठीक, जो भी शर्तें हैं उसको पूरी करे, और शर्तें क्या होंगी वो समय समय में निर्धारित होती हैं। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2, बी वाला केवल सही था, पहला तीसरा गलत है। संविधान के भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। हालांकि इसमें इस संबंध में न तो कोई स्थायी और न कोई विस्तृत प्रावधान है। यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। संविधान में नागरिकता के अधिग्रहण या समाप्ति संबंधी प्रावधान नहीं है। यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया लेकिन बाद में पुनर्वास कर भारत लौट आया, वह भारतीय नागरिक बन सकता है।
इसके लिए उसे पंजीकरण 2 अनुच्छेद 7 में जो दिया गया उसके लिए अपने आवेदन की तारीख से 6 महीने पहले भारत में निवास करते रहना चाहिए। ठीक है, ये अवधि भी अपरिवर्तनशील है। ठीक है, ये भी स्थायी नहीं है। तो ये 50 प्रश्न आज डिस्कस करते हैं, 50 कल डिस्कस करेंगे। 50 पे कल वीडियो आएगा आपका, लेकिन देखिएगा ज़रूर, काफ़ी आपको यहाँ से नॉलेज होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।